शहर की सड़कें किसी भी अन्य सुबह की तरह कार के हॉर्न की तरह गूंज रही थीं। पैरों की दौड़ धूप, जीवन की सामान्य भागदौड़। लेकिन उस शोर के नीचे कुछ अलग हलचल हो रही थी। कुछ शांत, कुछ देख रहा था। एक दुबला पतला कीचड़ से सना आवारा कुत्ता भीड़ भरे फुटपाथ के किनारे खड़ा था। उसकी पसलियां धूल की परत के नीचे दिख रही थीं। लोग उसके पास से बेपरवाही से गुजरे। उसने हर चेहरे को उम्मीद से देखा, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिवाय एक आदमी के। थकी हुई आंखों वाला एक आदमी, और उसके कंधे पर एक बैग लटका हुआ था। वो क्षण जब एक हताश कुत्ते और हार मानने की कगार पर खड़े एक आदमी के बीच एक साझा नजर सब कुछ बदल देगी। और किसी को अभी तक ये पता नहीं था, लेकिन ये केवल बचाव की कहानी नहीं थी। यह एक कुत्ते की कहानी थी जो एक आदमी को बचाने के लिए उसका पीछा करता है। इस अविश्वसनीय यात्रा में गोता लगाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ समय निकालें। यहाँ हर हफ्ते हम दिल को छू लेने वाली सच्ची और भावनात्मक कहानियां साझा करते हैं। अगर आप दूसरे मौके, अप्रत्याशित दोस्ती और प्यार की शक्ति में विश्वास करते हैं तो आप सही जगह पर हैं। अब शुरू करते हैं। यह एक असामान्य रूप से धूसर सुबह थी जब एथन ने घर जाने के लिए लंबा रास्ता तय करने का फैसला किया। शहर के फुटपाथ अभी भी सुबह की बारिश से गीले थे और मंद रोशनी में चमक रहे थे, क्योंकि लोग छाते और कॉफी के प्याले लेकर आगे बढ़ रहे थे। एथन को कोई खास जल्दी नहीं थी। हाल ही में जीवन बहुत व्यस्त था। काम पर छटनी, दूर के दोस्त और एक अपार्टमेंट जो उसके अकेलेपन में कुछ ज्यादा ही गूंज रहा था। उसने इस चक्कर का स्वागत किया, भले ही इसका मतलब शहर के कम चमकते हिस्से से होकर गुजरना हो। जब वो ईस्टफील्ड और मेपल के कोने के पास एक गली से गुजरा तो उसे कुछ महसूस हुआ। बिल्कुल आवाज नहीं, लेकिन एक मौजूदगी जैसे। कोई उसे देख रहा था। वो थोड़ा मुड़ा और उसे कुछ हलचल की झलक मिली। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक छाया है, लेकिन फिर वो सामने आ गई। एक कुत्ता, छोटे से मध्यम आकार का, कोट पर धब्बे और कीचड़ से सनी पसलियां खुरदुरे फर के नीचे हल्के से दिखाई दे रही थीं। इसकी आंखें एथन पर एक अजीब तीव्रता से टिकी हुई थीं। न डर, न आक्रामकता, कुछ और। एथन रुक गया। कुत्ता एक कदम और आगे बढ़ा। अरे दोस्त, एथन ने धीमी आवाज में कहा। तुम ठीक हो? कुत्ते ने अपना सिर झुकाया और फिर एक अनिश्चित कदम आगे बढ़ाया, पूंछ नीचे लेकिन हिल रही थी। एथन ने थोड़ा घुटने के बल बैठकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो संपर्क कर पाता, कुत्ता अचानक मुड़ा और भाग गया। केवल कुछ फीट आगे रुककर पीछे देखा। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी एथन को उम्मीद नहीं थी। यह एक बार जोर से और तेजी से भौंका, फिर अपने कंधे पर नजर डालते हुए फिर से आगे बढ़ने लगा, जैसे कि उसे पीछे आने के लिए कह रहा हो। एथन अपनी सांस रोककर हंसा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हो? कुत्ते ने इस बार फिर जोर से भौंका और गति पकड़ ली। एथन किसी और चीज से ज्यादा जिज्ञासा से पीछे चला गया, और बस ऐसे ही पीछा शुरू हो गया। वे गलियों से होते हुए और लगभग खाली चौराहों को पार करते गए। कुत्ता आगे दौड़ता और फिर कोनों पर रुककर देखता कि क्या एथन उसके साथ चल रहा है। हर बार जब एथन हिचकिचाता तो कुत्ता लगातार भौंकता। एथन को आश्चर्य होने लगा कि क्या यह एक गलती थी। फिर भी कुत्ता आगे बढ़ता रहा। अब वो स्पष्ट रूप से हौंफ रहा था, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। अंत में वे एक ढहती हुई पुरानी फैक्ट्री में पहुंचे, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। चैनलिंग बाड़ कोनों पर लटक रही थी। कुत्ता बाड़ के एक छेद से भागा और अंदर गायब हो गया। एथन हिचकिचाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ठीक है, यह वह जगह है जहां लोग डरावनी फिल्मों में मुड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे जाने नहीं दे रहा था। वो अपनी जैकेट को फंसाने से बचने के लिए सावधानी से छेद से अंदर घुस गया। अंधेरा था। धूल धुंध की तरह हवा में तैर रही थी। जंग और पुराने तेल की गंध हर चीज से चिपकी हुई थी। उसने हास्यास्पद महसूस करते हुए हेलो कहा। इमारत के अंदर से एक भौंकने की आवाज गूंजी। ठीक है, मैं आ रहा हूं, उसने आवाज का अनुसरण करते हुए बड़बड़ाया। उसने एक धातु के दरवाजे से कदम रखा और जम गया। कुत्ता टूटे हुए फूस और पुराने तिरपाल के ढेर के पास खड़ा था, और उस गंदगी के नीचे से एक हल्की आवाज निकली। एक फुसफुसाहट। एथन की आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान! वह आगे बढ़ा और मलबा साफ करने लगा। उसकी उंगलियां खुरदरी लकड़ी और कीलों पर टूट रही थीं। गंदगी के नीचे सिकुड़ा हुआ और कांपता हुआ एक बच्चा था, मुश्किल से 7 या 8 कपड़े फटे हुए, गंदगी से सने चेहरे पर डर से बड़ी बड़ी आंखें। कुत्ते ने फिर भौंक कर बच्चे को अपनी नाक से धीरे से धक्का दिया। एथन अपने घुटनों पर गिर गया। अरे बच्चे, सब ठीक है, मैं अब यहां हूं। उसने अपना फोन टटोला, हाथ कांप रहे थे, और 911 डायल किया।
जैसे ही एथन उसके बगल में घुटनों के बल बैठा, बच्चे की आंखें बेतहाशा चमक उठी। फैक्ट्री के अंधेरे के कारण स्पष्ट रूप से देख पाना मुश्किल हो गया था, लेकिन लड़के का चेहरा एक ऐसी कहानी कह रहा था जिसे खामोशी भी नहीं छिपा सकती। उसके गालों पर गंदगी लगी हुई थी, आंसुओं के निशान मैल को चीर रहे थे और उसका छोटा शरीर हवा में एक पत्ते की तरह कांप रहा था। सब ठीक है, एथन ने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए फुसफुसाया। तुम अब सुरक्षित हो, मैंने मदद के लिए पुकारा, वे जल्द ही यहां आ जाएंगे। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुत्ता, उसका बचाने वाला, उसका संरक्षक, आगे बढ़ा और खुद को एथन और बच्चे के बीच में रख लिया। उसने धीमी सावधानी से गुर्राहट की। अरे शांत रहो, एथन ने धीरे से कहा। मैं उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। गुर्राहट कम हो गई। कुत्ते ने वापस लड़के की ओर देखा और फिर अपनी निगाह एथन पर लौटाए। जानवर के रुख में कुछ बेहद सुरक्षात्मक था, मानो उसने खुद को लड़के का संरक्षक नियुक्त कर लिया हो। कुछ क्षण एक भारी गूंजती खामोशी में बीत गए। कहीं बाहर सायरन धीमे धीमे बजने लगे। एथन ने कमरे में चारों ओर देखा। जंग लगे औजार दीवारों पर लटके थे, उस समय के अवशेष जब यह इमारत उद्योग और जीवन से स्पंदित होती थी। अब यह एक मकबरा था जो टूट रहा था और भुला दिया गया था, सिवाय इस बच्चे और कुत्ते के जिन्होंने उसे भूलने से इनकार कर दिया था। वे यहाँ कब से थे? लड़का बहुत साफ लग रहा। राहत की लहर एथन पर छा गई। यहाँ पर वो खड़े होकर प्रवेश द्वार की ओर हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, हम यहाँ हैं। कुछ ही सेकंड में 2 EMT दरवाजे से अंदर आए और उनके पीछे एक युवा पुलिस अधिकारी आया। कुत्ता फिर से गुर्राया लेकिन हिला नहीं। एथन लड़के की ओर इशारा करते हुए एक तरफ हट गया। वो यहाँ है, एथन ने कर्कश आवाज में कहा। वो मलबे के नीचे था। ये कुत्ता मुझे उसके पास ले गया। EMT बच्चे के पास घुटने टेक कर बैठ गए। उनकी आवाज शांत और मापी हुई थी। एक ने धीरे से उसकी नब्ज जांची जबकि दूसरे ने एक मेड किट खोली। वो स्थिर है, एक EMT ने कहा। निर्जलित, सदमा, कुछ मामूली चोटें, खैर उसे अस्पताल ले जाओ। अधिकारी एथन की ओर मुड़ा। तुमने उसे पा लिया? एथन ने सिर हिलाया। मैं चल रहा था और कुत्ता बस मेरा पीछा करने लगा। अब वो मेरा नेतृत्व नहीं कर रहा। जब तक हम यहाँ नहीं पहुंच जाते वो नहीं रुकेगा। अधिकारी कुत्ते के पास बैठ। कुत्ते ने हल्की फुफकार भरी और फिर अपना सिर बच्चे की ओर झुका लिया। EMT में से एक ने लड़के की ओर हाथ बढ़ाया लेकिन कुत्ते ने तेज भौंकना शुरू कर दिया। आराम से, एथन ने करीब आते हुए कहा। कोई बात नहीं, वे मदद करने के लिए यहाँ है। कुत्ते ने एथन की ओर ऐसे देखा मानो वो अपने शब्दों को तौल रहा हो। फिर धीरे से वो पीछे हटा। EMT ने लड़के को एक सिल्वर थर्मल कंबल में लपेटा और उसे स्ट्रेचर पर उठा लिया। लड़के की आंखें कमरे में घूम रही थी और फिर कुत्ते पर टिक गईं। जब वे उसे बाहर ले जा रहे थे तो उसने कांपते हुए हाथ को उठाया और अपने खामोश रक्षक की ओर बढ़ा। कुत्ते ने एक बार भौंका और फिर उसका पीछा किया। अधिकारी ने कहा, रुको, हम आवारा कुत्ते को अस्पताल नहीं ले जा सकते। वो आवारा नहीं है, एथन ने दृढ़ता से कहा। वो उसके साथ है। अधिकारी हिचकिचाया। आप कुत्ते को ER में नहीं ला सकते। अधिकारी ने उसकी ओर देखा, फिर कुत्ते की ओर जो अब शांत और स्थिर होकर एथन के बगल में खड़ा था। ठीक है, अधिकारी ने कहा, लेकिन पशु नियंत्रण आपसे बात करना चाहेगा और हमें आपके बयान की आवश्यकता है। बेशक, एथन ने उत्तर दिया, जो भी करना पड़े। जैसे ही एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हुए और बच्चे को लेकर चले गए, एथन खाली जगह में खड़ा था। कुत्ता उसके बगल में था। मुझे लगता है कि अब हम साथ में हैं, उसने कहा। कुत्ते ने उसकी ओर देखा और पूंछ को थोड़ा हिलाया। इस बार कोई भौंक नहीं रहा था, कोई गुर्राहट नहीं थी। 2 आत्माओं के बीच बस एक शांत क्षण जो खुद से बड़ी किसी चीज से टकरा गए थे। अपार्टमेंट छोटा, आरामदायक लेकिन रहने योग्य था। चरमरती लकड़ी के फर्श वाला एक दूसरी मंजिल का वॉकअप, बेमेल फर्नीचर और खिड़की के पास ढेर सारी किताबें। एथन लंबे समय से यहाँ किसी को नहीं लाया था, लेकिन आज रात एक कुत्ता लिविंग रूम के गलीचे पर जिस तरह से इस कुत्ते ने हार मानने से इनकार कर दिया था। एथन ने ऊंची आवाज में कहा, तुम आश्चर्य से भरे हो। कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बस अपना सिर झुका लिया और कान हिलाने लगा। उसके छोटे भूरे बाल थे, छाती पर एक सफेद धब्बा था और गहरी भूरी आंखें थीं जो बुद्धिमान लग रही थीं। निश्चित रूप से एक कुत्ता, लेकिन कुछ और भी, न केवल दिखने में बल्कि आत्मा में भी। एथन यह महसूस कर सकता था। वो सोफे पर गिर पड़ा, उसके नीचे स्प्रिंग्स चरमरा रहे थे। मैं तुम्हें बस कुत्ता कहकर नहीं रह सकता। कुत्ते ने अपना सिर उठाया। एथन ने विचार करते हुए अपना जबड़ा रगड़ा। चांस के बारे में क्या? कुत्ते ने पलक झपकाए। एथन धीरे से हंसा। यह सही है।
तुमने मुझ पर एक मौका लिया, तुमने मेरा पीछा किया और मुझे उस बच्चे के पास ले गए। या शायद मैं ही वो था जिसे बचाने की जरूरत थी। वो छत को घूरते हुए पीछे झुक गया। हर चीज का वजन उसकी छाती पर आ गया। उसने पुलिस स्टेशन में अपना बयान बेचारा बच्चा एथन फुसफुसाया। ये कैसी दुनिया है जहां एक आवारा कुत्ते को वो करना पड़ता है जो लोग नहीं करते। चांस ने धीमी आवाज में घुरघुराहट की और अपने सिर को अपने पंजों पर टिका दिया। एथन ने अधिकारियों के शब्दों को फिर से याद किया। कोई कॉलर नहीं, शायद आवारा। और फिर भी चांस ने ऐसा व्यवहार नहीं किया। वो बहुत सतर्क और उद्देश्यपूर्ण था। वो घबराया हुआ भूखा कुत्ता नहीं था जिसे आप गलियों में घूमते हुए देखते हैं। जिस तरह से वो चलता था उसमें प्रशिक्षण था। शायद वो कभी किसी का था। एथन उठा और रसोई में गया और एक कटोरी पानी डाला और उसे कालीन के पास रख दिया। फिर उसने फ्रिज से एक रोटी और डेली टकी के कुछ स्लाइस निकाले। आशा है कि आप बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। चांस ने अनुमति का इंतजार नहीं किया। वो आगे बढ़ा और पूंछ को थोड़ा हिलाते हुए खाने लगा। एथन ने उसे जानवर की शांत शालीनता पर आश्चर्यचकित होते हुए देखा। सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, तुम्हें पता है, एथन ने खुद को उसके बगल में फर्श पर गिराते हुए कहा कि मैं इस पर योजना नहीं बना रहा था। एक हफ्ते पहले मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि क्या मैं एक और लेख पूरा करूंगा जिसे कोई नहीं पढ़ेगा। उसने एक खोखली हंसी निकाली। एक पत्रकार जिसने महीनों से कुछ प्रकाशित नहीं किया था। एक आदमी जो अपने संपादक के फोन कॉल से बच रहा था। एक आदमी जिसने नियमितता के लिए उद्देश्य का व्यापार किया था। और फिर आज हुआ। चांस ने खाना खत्म किया और एथन के हाथ में अपनी नाक थपथपाए। इशारा कोमल सांत्वना देने वाला था, मानो कह रहा हो कि अब तुम अकेले नहीं हो। एथन ने अपने कानों के पीछे खुजलाया। धन्यवाद दोस्त। कमरे में फिर से शांति छा गई। शहर की आवाजें खिड़की से बह रही थीं। दूर के हॉर्न और पृष्ठभूमि में कभी कभी सायरन की आवाज आती थी। लेकिन इस पल में इन चार दीवारों के भीतर शांति थी। अगली सुबह एथन अपने बिस्तर पर पंजे के वजन से उठा। चांस उसके बगल में मुड़ा हुआ था और उसका सिर उसकी जांघ पर टिका हुआ था। एथन ने सुबह की रोशनी में पलकें झपकाई। सच में तुमने अभी अभी खुद को घर जैसा महसूस किया है? चांस ने एक आंख खोली और जम्हाई ली। सब कुछ होने के बावजूद एथन मुस्कुराया। ये पहली सच्ची मुस्कान थी जो उसने कुछ समय में महसूस की थी। दिन धीरे धीरे बीत रहा था। एथन ने लड़के की जांच करने के लिए अस्पताल को फोन किया। अभी तक कोई पहचान नहीं, कोई परिवार नहीं, बस एक केसव का चीजों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस जांच कर रही थी। संभावित अपहरण की अफवाहें। एथन ने दबाव नहीं डाला। वो आज रिपोर्टर नहीं था, वो कुछ और था, शायद कोई दोस्त। उसने चांस की ओर देखा जो दरवाजे के पास दुम हिलाता हुआ बैठा था। तुम बाहर जाना चाहते हो? दुम और जोर से हिली। एथन ने अपना कोट पकड़ा। ठीक है, चलो। वे पड़ोस से होते हुए कॉफी शॉप और किताबों की दुकानों से गुजरे, सुबह की जॉगर्स और नींद में डूबे दुकान मालिकों से गुजरे जो दरवाजे खोल रहे थे। सभी ने चांस को एक नजर से देखा, कुछ मुस्कुराए और कुछ पीछे हट गए। एथन को कुछ एहसास हुआ। जब लोगों ने कुत्ते को देखा तो उन्होंने एक आवारा कुत्ते को नहीं देखा। उन्होंने उपस्थिति देखी, शक्ति, अनुग्रह। तुम वहां कैसे पहुंच गए? एथन ने चलते हुए पूछा। उससे पहले तुम कहां थे? चांस ने बेशक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी खोखली नहीं थी। यह विचारशील था। वे पार्क में पहुंचे जहां ठीक है, जल्दी ही उससे मिलने जाओ। मैं वादा करता हूं, तुमने अपना काम कर दिया है, अब डॉक्टरों को मदद करने दो। चांस चुपचाप बैठा रहा, उसका सिर हवा की तरफ थोड़ा मुड़ा हुआ था। एथन बादलों की तरफ देख रहा था। तुम्हारे पास एक कहानी है चांस, जिसे मुझे बताना है। और उस पल एथन को पता चल गया, यह अब सिर्फ बचाव के बारे में नहीं था, ये जुड़ाव के बारे में था। मोचन, एक गली का कुत्ता जिसने सिर्फ एक लड़के को नहीं बचाया था, बल्कि एथन की जिंदगी में आया था और उसे फिर से लिख दिया था। महीनों में पहली बार एथन को एक चिंगारी महसूस हुई। कोई हेडलाइन या डेडलाइन नहीं, कुछ गहरा। वो फिर से लिखने जा रहा था, और इस बार कहानी मायने रखेगी। अस्पताल में एंटीसेप्टिक और चिंता की गंध आ रही थी। एथन को अस्पताल कभी पसंद नहीं थे। वे उसे जल्दी आने वाली अलविदा की याद दिलाते थे और वेटिंग रूम ठंडी कॉफी और सन्नाटे से भरे होते थे। लेकिन आज माहौल अलग था, डर से ज्यादा प्रत्याशा जैसा। चांस बिना पट्टे के उसके बगल में बैठा था, लेकिन पूरी तरह से आज्ञाकारी था। पहले तो नर्सें झिझक रही थी कि इस मंजिल पर जानवरों को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हेड नर्स ने स्थानीय अखबार से एथन को पहचान लिया और संक्षिप्त स्पष्टीकरण और कुत्ते की ओर एक सहानुभूति भरी नजर के बाद चुपचाप उन्हें अंदर जाने दिया। जब वो उन्हें लड़कों के कमरे में ले गई तो उसने फुसफुसाते हुए एक शब्द भी नहीं कहा।
वह भी ज्यादा नहीं खाएगा। कभी कभी बस दरवाजे की ओर देखता रहता है, जैसे वह इंतजार कर रहा हो, चांस का इंतजार कर रहा हो। जिस क्षण उन्होंने कोना मोड़ा, चांस का रुख बदल गया। उसने अपने कान धीमे कर लिए और उसके कदम सोच समझकर चलने लगे, मानो वो किसी ऐसी गंध का पीछा कर रहा हो जिसे सिर्फ वह ही महसूस कर सकता था। कमरा 312 के बाहर वह रुका और एथन की ओर देखा। एथन ने धीरे से खटखटाया और फिर धक्का देकर दरवाजा खोला। कमरा छोटा सा था, मंद रोशनी थी और दीवार पर लगे टीवी पर म्यूट किए हुए कार्टून चल रहे थे। एक छोटा लड़का बिस्तर पर सीधा बैठा, लेकिन चांस धीरे धीरे आगे बढ़ा, कमरे में प्रवेश करने वाले कुत्ते की तरह नहीं, बल्कि युद्ध से लौटते सैनिक की तरह। वो बिस्तर के पास पहुंचा और बैठ गया। कोई भौंक नहीं, कोई कूद नहीं, बस शांति। लड़का उसे बिना हिले देखता रहा। फिर कांपती उंगलियों से उसने हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ क्षण भर के लिए हवा में मंडराता रहा और फिर धीरे से चांस के सिर पर टिक गया। कुत्ता आंखें बंद करके झुक गया। ये लड़का था जिसने चुप्पी तोड़ी। बड़ी एथन का दिल धड़क उठा। क्या यह उसका नाम है? उसने धीरे से पूछा। लड़के ने सीधे जवाब नहीं दिया। वो कुत्ते को धीरे धीरे अब लगभग श्रद्धापूर्वक सहलाता रहा। वो मेरा था, उसने फुसफुसाया। पहले एथन बिस्तर के पास कुर्सी पर चला गया। क्या आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं? लड़के ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक था। एथन ने धक्का नहीं दिया। कुछ घाव सवालों से ठीक नहीं होते। इसके बजाय उसने उन्हें देखा। एथन ने धीरे से पूछा, तुम वहां कितनी देर से थे? लड़के ने फुसफुसाकर कहा, बहुत देर से। एथन आगे झुका। क्या तुम्हें अपना नाम याद है? एक और विराम, फिर इतनी धीमी आवाज में कि यह लगभग अश्रव्य था। जेमी। एथन ने सिर हिलाया। हाय जेमी, मैं एथन हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारे कुत्ते तुम्हें ढूंढ रहे थे। जेमी ने चांस की ओर देखा। वो नहीं रुका, तब भी जब मैंने उसे जाने के लिए कहा। वो हर रात बार के पास इंतजार करता था। एथन का गला कस गया। तुम वहां बंद थे? जेमी ने धीरे से सिर हिलाया। एथन के मन में बहुत सारे सवाल बन रहे थे। उसके माता पिता कहाँ थे? उसे उस जगह किसने रखा था? लेकिन अब पूछताछ का समय नहीं था। लड़का आखिरकार बोल रहा था। यह अकेला एक चमत्कार था। नज ने झांका। सब कुछ ठीक है। एथन ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया। ठीक से बेहतर। वो आगे आई और अपनी आवाज कम कर दी। सामाजिक सेवाएं इस पर काम कर रही, धन्यवाद। चांस अब जेमी के बिस्तर के पास आंखें आधी बंद करके लेटा था। एक अभिभावक नीचे खड़ा था, लेकिन केवल एक पल के लिए। जेमी का छोटा हाथ उसके फर पर डर से नहीं बल्कि आराम से टिका हुआ था। एथन खड़ा था। मैं तुम दोनों को आराम करने दूंगा। जेमी ने देखा। क्या वो फिर से जा रहा है? एथन रुक गया। केवल अगर तुम उसे चाहते हो। जेमी ने अपना सिर जोर से हिलाया। वो मेरा है। वो हमेशा से था। एथन धीरे से मुस्कुराया। फिर वह रुक गया। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जेमी की आवाज ने उसे रोक दिया। तुम क्यों आए? सवाल ने एथन को ऐसी जगह मारा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता कि उसने ईमानदारी से जवाब दिया। शायद मुझे भी बचाने की जरूरत थी। जेमी ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर थोड़ा सा सिर हिलाया। जैसे ही एथन ने दालान में कदम रखा, उसने एक धीमी सांस छोड़ी। उसका संपादक नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन शायद कोई ऐसा हो जो मदद कर सके। उसे एक नंबर मिला जिसे उसने सालों से डायल नहीं किया था, मार्ला जेनिंग्स। वो परित्यक्त बच्चों और भूले हुए जानवरों के लिए एक छोटा सा संगठन चलाती थी। जब पत्रकारिता उसके लिए कुछ मायने रखती थी, तब वो उसका पहला साक्षात्कार लेने वालों में से एक थी। उसने दूसरी रिंग पर फोन उठाया। एथन शो, मैं शापित हो जाऊंगा। वो मुस्कुराया। हे मार्ला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कहानी है। एथन अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा था और चांस उसके पैरों के पास लेटा था। उनके बीच पट्टा ढीला था। सूरज अस्त होने लगा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग की धारियां बन रही थी, मानो प्रकृति भी कहानी के खुलने का गवाह बनने के लिए रुक गई हो। उसके हाथ में एक ठंडी कॉफी थी जिसे अब छुआ नहीं गया था। वो जेमी के कमरे से बाहर निकलने के बाद से ज्यादा नहीं हिला था। उसका मन अभी भी वहां था और लड़के की फुसफुसाहट गूंज रही थी कि वह मेरा है। वो हमेशा से था। चांस ने अपना सिर उठाया और कान खड़े किए, जैसे कि उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा हो जो एथन नहीं कर सकता। तुम सिर्फ एक कुत्ता नहीं हो, है ना? एथन ने आधे मुस्कुराते हुए कहा। तुम एक कंपास हो। चांस ने जवाब में एक बार फुटपाथ पर अपनी दुम थपथपाते हुए एक हल्की कराह भरी। मार्ला की कॉल एक वादे के साथ समाप्त हुई थी। मुझे एक दिन दो, शायद दो। मैं खोज करूंगी। अगर वो लड़का दरारों से फिसल गया तो हम पता लगाएंगे कि कहां और कैसे और किसने ऐसा होने दिया। एथन ने उस पर भरोसा किया।
मार्ला जेनिंग्स एक पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता थी जो अथक वकील बन गई थी और उनकी याददाश्त स्टील ट्रैप की तरह थी। अगर जेमी ने कभी सिस्टम को छुआ होता तो मार्ला को उंगलियों के निशान मिल जाते, लेकिन वो नहीं था जो उसे परेशान कर रहा था। यह जेमी का चेहरा था। केवल वो दर्द नहीं जो एथन ने बहुत देखा था, बल्कि कुछ और भी गहरा था। वो खाली घूरना जब उसने पहले बात की थी। ये किसी ऐसे बच्चे की नजर नहीं थी जो खो गया हो, ये किसी छिपे हुए व्यक्ति की नजर थी। मिट गया। एथन अपनी पीठ की अकड़न को दूर करते हुए खड़ा था। चांस उसके साथ उठ खड़ा हुआ और अब हवा सूंघ रहा था। उसकी सहज प्रवृत्ति कभी गलत नहीं होती थी। जब कुत्ता चलना शुरू हुआ तो एथन ने उसे नहीं रोका। उसने पूछा कि इस बार तुम कहां जा रहे हो। चांस ने उसे पार्किंग स्थल के किनारे से आगे बढ़ाया और नाक से जमीन की सीढ़ियां तय की। एथन ने बिना कोई सवाल किए उसका पीछा किया। चांस ने जेमी को तब पाया था जब किसी और को उसके अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था। अगर वो अब कुछ सूंघ रहा होता तो एथन उसे आगे बढ़ने देता। वे 2 ब्लॉक चले, बाएं मुड़े और एक जर्जर कोने की दुकान पर पहुंचे जिस पर जंग लगी हुई थी। खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी। बाहर दीवार से टिका एक आदमी धुआं उगल रहा था। उसकी आंखें ढकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो और बहुत कम याद हो। चांस रुक गया। एथन भी रुक गया। आदमी ने आंखें सिकोड़कर उनकी ओर देखा, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वह यार्ड से आया कुत्ता था? एथन आगे बढ़ा। तुम इस कुत्ते को जानते हो? आदमी ने उपहास किया। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। पुराने पड़ोस में हर कोई बडी को जानता था। किड उसके बिना कहीं नहीं जाता था। किड, क्या आपको बच्चे का नाम जेमी याद है? मुझे लगता है शायद जेम्स का संक्षिप्त रूप। कोई भी वास्तव में उससे बात नहीं करता था। जितनी बार मैंने उसे देखा वो काम निपटा रहा था, अपने कंधे पर देख रहा था। वो कुत्ता उसकी परछाई था। एथन की आवाज कड़ी थी। क्या आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? उस आदमी के चेहरे पर उदासी छा गई। घर जल गया। लगभग 4 महीने पहले आधी रात को। किसी को नहीं पता था कि कोई बाहर निकला है या नहीं। पुलिस ने कहा कि यह बिजली का था, लेकिन मुझे नहीं पता। चांस अभी भी बिना हिले डुले उस आदमी को देख रहा था। उस आदमी ने भौहें सिकोड़ी। उसके बाद कुत्ता गायब हो गया। हमने सोचा कि वो आग में मर गया। एथन को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी कपकपी महसूस हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, उस आदमी ने बुदबुदाया। लगता है नहीं। क्या आपको पता है कि वो घर वास्तव में वैक्सलर और मोनरो कहाँ था? कोने का लॉट। लेकिन अब ये चला गया। जब तक वे वैक्सलर और मोनरो के कोने पर पहुंचे, हवा में सन्नाटा छा गया था। घर वास्तव में जलकर राख हो गया था। लॉट को अस्थायी तार से घेरा गया था जिस पर लिखा था और #39 निंदा की गई जगह पर प्रवेश न करें और #39 जो हवा में लटक रहा था। लेकिन चांस तार के एक अंतराल से सीधा लॉट में चला गया और नाक के बल जमीन पर जली हुई धरती के एक टुकड़े का चक्कर लगाता हुआ चला गया। एथन किनारे पर खड़ा होकर कुत्ते को अजीब सटीकता के साथ चलते हुए देख रहा था। वह विशिष्ट स्थानों पर रुक रहा था। पुराना दरवाजा, सीढ़ियां, वो स्थान जहां खिड़की हो सकती थी। वह अंततः जली हुई नींव के कोने पर रुका और अपने पंजों पर थोड़ी रखकर लेट गया। उसकी आंखें एथन पर टिकी थीं। एथन फुसफुसाए, लड़के, तुमने यहाँ क्या देखा? वो अंदर चला गया। गंध अब हल्की थी। जेमी यहाँ रहता था। किसी ऐसी चीज से बच गया था जो किसी बच्चे को नहीं बचनी चाहिए। और चांस ने इंतजार किया था। सिर्फ गोदामों के बाहर नहीं, सिर्फ कोनों पर नहीं, बल्कि यहाँ जहाँ दुनिया को लगता था कि हर कोई चला गया है। एथन ने टैग को अपने हाथ में थामे रखा। उसने बुदबुदाते हुए कहा कि इससे सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही वो और चांस वापस सड़क पर आए, उसका वजन उस पर हावी हो गया। ये सिर्फ बचाव के बारे में नहीं था। यह एक बच्चे के बारे में था जिसे सिस्टम ने भूल दिया था। एक ऐसी आग जो शायद आकस्मिक नहीं थी और एक कुत्ते के बारे में जिसने कभी एक लड़के के बचने पर भरोसा करना बंद नहीं किया था। और एथन जानता था कि यह अंत नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी। पीतल का टैग एथन की हथेली में भारी था। अपने आकार या वजन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि यह क्या दर्शाता था। एक भूला हुआ लड़का, नौकरशाही में दबी आग, और एक कुत्ता जिसने सच्चाई को मिटने नहीं दिया। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर एथन अपनी रसोई की मेज पर बैठा था और टैग एक नैपकिन पर टिका हुआ था। चांस बेचैनी से उसके बगल में टहल रहा था। कुत्ते का व्यवहार बदल गया था। वो अब आवारा नहीं था जो सहज ज्ञान से काम करता था। वो एक संतरी था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। एथन ने अपना फोन उठाया और मार्ला को कॉल किया। उसने थकान से अपनी आवाज में भारीपन महसूस करते हुए कहा, तुम देर से कॉल कर रहे हो। मुझे वो घर मिल गया, वो घर जिसमें जेमी रहता था।
4 महीने पहले जलकर राख हो गया। सभी ने मान लिया कि कोई भी बच नहीं पाया, लेकिन वो बच गया और कुत्ता वही था। कुछ सेकंड के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैंने अभी अभी आपको एक फाइल भेजी है, मार्ला ने कहा। अपना ईमेल चेक करें, आप इसे देखना चाहेंगे। एथन ने अपना लैपटॉप खोला और फाइल निकाली। जैमसन रे मोनरो, उम्र 9 वर्ष, अंतिम बार 2 वर्ष पहले बाल सेवा रडा के तहत दर्ज किया गया था। लाल झंडा, स्कूल से निकाल दिया गया। माता पिता मेलानी मोनरो, मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञात इतिहास। उपेक्षा की रिपोर्ट, केस के स्थानांतरण के बाद कोई फॉलोअप दस्तावेजीकरण नहीं। एथन ने पूछा, उसके साथ क्या हुआ? कोई नहीं जानता, मार्ला ने गंभीर स्वर में कहा। वो छिपा हुआ था, शायद उस रात तहखाने में या कहीं बाहर। चांस ने उसे बाहर निकाला होगा। उस कुत्ते ने उसकी जान बचाई, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। एथन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सिर्फ आग से नहीं बचा था, वो बाद में गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला, किसी ने नहीं देखा, उस कुत्ते के अलावा किसी ने नहीं। वे दोनों चुप हो गए और बातचीत का भार अंदर जा रहा था। मैं एथन द्वारा कही गई एक बात फाइल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये दस्तावेज में दर्ज हो कि जेमी जीवित है, कि वो अब सुरक्षित है। उसने कहा, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन हमें यह सही तरीके से करने की जरूरत है। इसमें लालफीताशाही होगी और विरोध इस कहानी में छेद है एथन, खतरनाक छेद। अगर वह आग एक दुर्घटना नहीं थी, अगर जेमी ने कुछ देख लिया या किसी चीज से भाग गया तो कोई नहीं चाहेगा कि उसे ढूंढा जाए। एथन ने चांस की ओर देखा। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने चांस को देखा, जो अभ्यास की सावधानी के साथ बिस्तर के किनारे पर कूद गया। जेमी की बाहों ने कुत्ते की गर्दन को घेर लिया। मुझे पता था कि तुम वापस आओगे, उसने चांस के फर में फुसफुसाया। एथन उनके बगल में कुर्सी पर बैठ गया। हे दोस्त, जेमी ने कुत्ते के पीछे आधा छिपकर देखा। क्या तुम वापस चले गए? एथन ने सिर हिलाया। मैं गया था, मैंने घर देखा। लड़कों की निगाहें धुंधली हो गईं। आपको आग याद है? एथन ने धीरे से पूछा। जेमी ने धीरे से सिर हिलाया। ये जोर से था, सब कुछ लाल हो गया। माँ चीख रही थी। फिर कुछ नहीं। क्या किसी ने आपको चोट पहुंचाई है? जेमी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना चेहरा चांस के फर में दबाया। एथन आगे झुका, उसकी आवाज नर्म थी। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता, मैं जिन वयस्कों को जानता हूं उनमें से अधिकांश से अधिक बहादुर। जेमी ने ऊपर देखा। क्या तुम मुझे वापस ले जाओगे? नहीं, एथन ने दृढ़ता से कहा। किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई हो, किसी डरावनी चीज से नहीं। तुम अभी मेरे और चांस के साथ रह रही हो, लेकिन ऐसे लोग होंगे जो तुमसे बात करना चाहते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, केवल तभी जब तुम तैयार हो। जेमी ने फिर सिर हिलाया। फिर पहली बार उसने हाथ बढ़ाया और एथन का हाथ थाम लिया। उस शाम एथन ने बाल सेवाओं के साथ आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज की। उसने अभी तक नाम नहीं बताए, लेकिन उसने पीतल के टैग, जले हुए लॉट और खोज के बाद जेमी की स्थिति की तस्वीरें संलग्न की। मार्ला बाकी का काम संभाल लेगी। अगले कुछ दिनों में जेमी अधिक मुस्कुराने लगा। वो सुबह उठकर चांस को बुलाता, एथन के साथ मेज पर खाना खाता और एथन द्वारा काम के लिए ली गई तस्वीरों के बारे में भी पूछता। उसकी आंखों के पीछे अभी भी परछाइयां थी, लेकिन वे उतनी गहरी नहीं थीं। एक रात जब शहर में तूफान आया, सवाल ने उस पर एक ब्लेड की तरह वार किया। मुझे नहीं पता, एथन ने सच कहा, लेकिन मुझे पता है वो ठीक नहीं थी। जेमी ने सिर हिलाया। वो कभी कभी आवाजों के बारे में चिल्लाती थी। कहा कि घर में भूत है। एथन कमरे को पार कर गया और उसके पास घुटने टेक दिया। आपको यह अकेले पता लगाने की जरूरत नहीं है। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता, जेमी ने फुसफुसाया। इसमें से किसी के लिए आप नहीं जाएंगे, एथन ने कहा। यह एक वादा है। बाहर गरज के साथ बारिश हुई, लेकिन जेमी हिल नहीं रहा था। वो सिर्फ एथन से लिपट गया और चांस उन दोनों के चारों ओर एक जीवित ढाल की तरह लिपटा हुआ था। बाद में उस रात जब जेमी बिस्तर पर चली गई, एथन चांस के साथ लिविंग रूम में बैठ गया। कुत्ते की आंखें हर हरकत पर नजर रख रही थी और कान हर आवाज पर फड़क रहे थे। आप जानते थे, एथन ने कहा, आपने उसे कभी नहीं छोड़ा। आपने उसकी रक्षा की और पहली बार चांस ने अपना सिर एथन की गोद में रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह धीरे धीरे आई और एथन के अपार्टमेंट के पर्दों से पीली धूप टूटकर आ रही थी। शहर की आवाजें पहले से ही ट्रैफिक की आवाजों को हिला रही थीं, दूर से बजने वाला हॉर्न और कई ब्लॉक दूर से भौंकने वाला कुत्ता। लेकिन एथन के घर के अंदर शांति थी, शांतिपूर्ण। चांस जेमी के बिस्तर के पैर के पास लेट गया,
जैसा कि वो हर रात करता था जब से लड़के को छुट्टी मिली थी। जेमी नेवी रजाई के नीचे मुड़ा हुआ था और अब और भी गहरी नींद सो रहा था। उसकी आंखों के नीचे के बैग फीके पड़ गए थे। उसका रंग वापस आ गया था और जब वो मुस्कुराता था तो यह अब सिर्फ चांस के लिए नहीं होता था। एथन दरवाजे पर खड़ा कॉफी पीता हुआ उन दोनों को देख रहा था। फिर दस्तक हुई। ये पहले तो धीमी थी लेकिन मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन एथन की इंद्रियां तेज हो गईं। उसने मग नीचे रखा और लिविंग रूम को पार करके सामने के दरवाजे पर पहुंचा। उसे किसी की उम्मीद नहीं थी। झांकने के छेद से एक महिला दिखाई दी जो 40 के दशक के मध्य में नेवी ट्रेंच कोट पहने हुए थी। एक हाथ में चमड़े का पतला फोल्डर और दूसरे हाथ में नियंत्रित अधिकार की मुद्रा में थी। उसका चेहरा पढ़ने लायक नहीं था, होंठ कसकर बंद थे। एथन ने सावधानी से दरवाजा खोला। उसने पूछा, मिस्टर कोल? हाँ, मैं डाना रिले हूँ, बाल सुरक्षा सेवाएं। एथन की छाती कस गई। वह तेज था। जब कोई गुमशुदा नाबालिग और दुर्व्यवहार के संभावित इतिहास से संबंधित हो तो मैं तेजी से आगे बढ़ती हूँ। वो एक तरफ हट गया। अंदर आ जाओ। वो एक केसवक से अधिक एक जासूस की तरह कमरे को स्कैन करते हुए एक उद्देश्यपूर्ण अनुग्रह के साथ प्रवेश किया। मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी, तस्वीरें देखी। उसने अपना फोल्डर टेबल पर रखा और उसे खोला। क्या बच्चा यहाँ है? वो सो रहा है, एथन ने कहा। वो बहुत कुछ झेल चुका है। मुझे उम्मीद थी कि हम धीरे चल सकते हैं। डाना ने ऊपर नहीं देखा। मेरे पास नाबालिगों की सुरक्षा को सत्यापित करने के लिए न्यायालय का आदेश है। मैं आपकी चिंता समझती हूँ मिस्टर कोल, लेकिन मुझे उससे मिलने की जरूरत है, एथन ने कहा। उससे भी ज्यादा। उसने जेमी की जान बचाई, उसे सुरक्षित रखा। जब किसी और ने परवाह नहीं की तब मदद ढूंढी। डाना ने पल भर कुत्ते का अध्ययन किया और फिर एथन की ओर देखा। आप कहते हैं कि आपका बच्चे से कोई संबंध नहीं है। मेरा नहीं है। मैंने उसे पाया, या यूं कहें कि कुत्ते ने मुझे पाया। उसने अपने नोट्स में कुछ लिखा। और आप अधिकारियों को सूचित किए बिना नाबालिग को शरण देने के निहितार्थ समझते हैं? मैंने अधिकारियों को सूचित किया, एथन ने समान रूप से कहा। आप मेरे लिविंग रूम में खड़े हैं। डाना रुकी। फिर नर्म स्वर में उसने कहा कि मैं उसे ले जाने के लिए यहां नहीं हूं, लेकिन मुझे उससे बात करने की जरूरत है। कुछ सवाल पूछें, उसकी हालत का आकलन करें। एथन झिझकते हुए दालान की ओर देखा। उसने कहा, मैं उसे जगह देता हूं। जेमी सोफे पर बैठ गया। उसके बाल बिखरे हुए। जेमी ने कुछ नहीं कहा। उसकी छोटी उंगलियां चांस के फर में दबी हुई थी। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए यहां नहीं हूं। मैं तुम्हें दूर नहीं ले जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम ठीक हो। उसने उसकी तरफ देखा। फिर एक धीमी आवाज में, क्या आप पुलिस वाले हैं? डाना धीरे से मुस्कुराए। नहीं, लेकिन मैं कभी कभी उनके साथ काम करता हूं। जेमी ने सिर हिलाया। मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं है। क्यों नहीं? मां ने कहा कि वे झूठे हैं, कि वे मुझे ले जाएंगे। डाना की आंखें फड़क उठी, लेकिन वो शांत रही। क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? जेमी ने अपना चेहरा चांस के कंधे पर दबाया। कुत्ता हिला नहीं। वो बहुत चिल्लाया, बुरे शब्द कहे। जब मैंने शोर मचाया तो उसे पसंद नहीं आया, या जब मैंने खाना मांगा। क्या उसने कभी तुम्हें मारा है? जेमी की चुप्पी ही पर्याप्त जवाब थी। डाना ने अपना फोल्डर बंद कर दिया। उसने कहा, वह बाकी लोगों की तरह नहीं है। चांस उसके बगल में फर्श पर लेट गया और हल्की सांस ली, जैसे सहमति में हो। बाद में दोपहर में डाना ने फोन किया। एथन, मैंने और रिकॉर्ड निकाले। तुम सही थे। इस कहानी में और भी कुछ है। आगे बढ़ो। मेलानी मुनरो जेमी की मां का मानसिक समस्याओं का इतिहास रहा है। कई बार अस्पताल में भर्ती होना। एक बार पहले भी वो जेमी की कस्टडी खो चुकी थी, लेकिन जज के फैसले के खिलाफ अपील करने के बाद किसी तरह उसे वापस ले आई थी। यह एक शांत मामला था। कोई प्रेस नहीं। किसी ने तार खींचे। एथन की फोन पर पकड़ मजबूत हो गई। क्यों? मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जिसे आप सुनना चाहेंगे। वहां एक आदमी था। उसके साथ रहता था। उसके बारे में कोई दस्तावेज नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई कानूनी संबंध नहीं। पड़ोसियों ने बताया कि वो अक्सर कहता था कि वह हिंसक था। पुलिस ने कभी भी उसका पीछा नहीं किया। एथन ने मुश्किल से निगला। एथन ने जेमी के कमरे की ओर देखा। लड़का अब एक स्केचबुक में चित्र बना रहा था। चांस पास में ही झपकी ले रहा था। अगर वे अभी भी वहां हैं तो, एथन ने कहा। डाना ने वाक्य पूरा नहीं किया। उसे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उस रात एथन आग से बचने के लिए बने दरवाजे पर अपने पैरों को शहर की गर्म हवा में लटकाए बैठा था। चांस उसके साथ शामिल हो गया और हर दूर की सायरन पर उसके कान खड़े हो जाते। तुमने मुझे चुना, एथन फुसफुसाए। तुम मेरे पीछे दौड़े, सबसे अलग। चांस उसके पास झुक गया और उसकी छाती से एक धीमी स्थिर आह निकल रही थी।
मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, एथन ने कहा, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम समझते हो? कुत्ते ने अपना सिर उठाया और एथन के हाथ को धीरे और जानबूझकर चाटा। क्या अब उसका पैक? एथन फुसफुसाए। इसका मतलब है कि हम लड़। जेमी अपने कमरे में सो रहा था, उसका छोटा शरीर शांत लयबद्ध सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। चांस दरवाजे के पास लेटा था, उसके कान लकड़ी की चरमराहट, दूर से आने वाले यातायात की गुनगुनाहट, छत के ऊपर फड़फड़ाते कबूतर की हल्की सी आवाज पर भी फड़फड़ा रहे थे। एथन लिविंग रूम में लैपटॉप खोलकर बैठा था और डाना द्वारा भेजे गए दस्तावेजों को पढ़ रहा था। उसने कुछ प्रमुख नामों को चिन्हित किया, न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील जिन्होंने मेलानी मोनरो के मामले को देखा था। एक नाम बाकी की तुलना में अधिक बार सामने आया, विक्टर हिल। एक निजी सलाहकार, पूर्व जासूस, अब एक कथित पारिवारिक वकील, सिवाय इसके कि उसके किसी भी प्रमाण पत्र की पुष्टि नहीं हुई। एथन ने अपनी आंखें रगड़ी। जितना अधिक वो पढ़ता गया, उतना ही सच्चाई सामने आने लगी। जेमी को केवल उपेक्षित नहीं किया गया था, उसे छिपाया गया था। किसी ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि कोई भी उसके बारे में फिर कभी न पूछे। और फिर वो आग लग गई। ये बहुत ही भयानक थी। कोई ज्ञात कारण नहीं, जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं, कोई शव नहीं, केवल राख और प्रश्न। चांस हिल गया। वो अब चुप था, लेकिन सतर्क था। वो नाक हवा में उठाए दरवाजे की ओर बढ़ा। एथन ने खड़े होकर पूछा, ये क्या है? चांस की दुम अकड़ गई। वो खिड़की की ओर बढ़ा और एथन पर्दों से झांकता हुआ उसके पीछे चला गया। सड़क के उस पार हार्डवेयर की दुकान और भोजनशाला के बीच की गली में एक काला व्यक्ति रुका हुआ था। हिल नहीं रहा था, बस देख रहा था। एथन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आकृति मुड़ी और छाया में गायब हो गई। 10 मिनट बाद एथन चांस के साथ गली के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। कुत्ता थोड़ा आगे बढ़ा और नाक हिलाते हुए धीमी आवाज में गुर्राया। एथन एक टॉर्च लाया था, लेकिन उसने इसे चालू नहीं किया था। वो अपनी उपस्थिति को चुप रहना पसंद करता था। गली अंधेरी थी, दोनों ओर ईंट की दीवारें चट्टानों की तरह उठी हुई थीं। कूड़ेदान उनके सामने ठंडे धातु के पहरेदारों की तरह खड़े थे। सड़ांध और तेल की हल्की गंध हवा में घूम रही थी। चांस नम कंक्रीट पर पंजे चुप रखते हुए आगे बढ़ा। एथन धीरे धीरे उसके पीछे पीछे गया। फिर उसने इसे कूड़ेदान के किनारे चिपका हुआ देखा। एक छोटा लिफाफा, सादा सफेद, सामने सिर्फ एक शब्द, जेमी। एथन का पेट बैठ गया। उसने लिफाफा निकाला और उसे खोला। जेमी शायद मुझसे 2 साल छोटा है। एक दागदार हुडी में एक आदमी के बगल में बैठा है, काले बाल, भारी आंखें, भावना से खाली। विक्टर हेल। फोटो के पीछे लिखा था, वो मेरा है। सुबह तक एथन ने डाना को लिफाफे और उसकी सामग्री की एक तस्वीर ईमेल कर दी थी। उसने लगभग तुरंत जवाब दिया। यह एक धमकी है जो उसने लिखी थी, लेकिन यह पुष्टि करता है कि हिल्स जीवित है और देख रहा है। उसने एथन से जेमी को घर के अंदर रखने का आग्रह किया। मामला अब आधिकारिक तौर पर बाल संरक्षण सेवाओं और स्थानीय प्रीसिंक्ट के बीच एक संयुक्त जांच के लिए बढ़ा दिया गया था। एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सप्ताह के अंत में एक अस्थायी हिरासत सुनवाई निर्धारित की गई थी, लेकिन इनमें से किसी ने भी एथन को आश्वस्त नहीं किया, क्योंकि जो भी कल रात उसका पीछा किया था वो बात करने नहीं आया था। वे क्षेत्र को चिन्हित करने आए थे। जेमी ने उस सुबह ज्यादा बात नहीं की। वो चांस के करीब रहा। क्या वो तुम्हारे पिता थे? जेमी ने अपना सिर हिलाया। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे ऐसे न बुलाऊं। कहा कि मैं सिर्फ पालने वाला मुंह हूं। जब वो और मां लड़ते थे तो वो मुझे बाथरूम में बंद कर देता था। एथन ने अपना चेहरा स्थिर रखा, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था। क्या उसने कभी तुम्हें चोट पहुंचाई? जेमी ने जवाब नहीं दिया। उसे जवाब देने की जरूरत नहीं थी। उस दोपहर सुरक्षा अधिकारी आया, जो चौड़े कंधों वाला मार्कस ग्रांट नाम का आदमी था, जिसकी आंखें शांत थी और बात करने का तरीका सौम्य था। उसे दिन के उजाले में इमारत के पास रहने और रात में बिना नंबर वाले वाहनों में गश्त करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन इसके साथ भी एथन को सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। उस शाम उसने ताले मजबूत कर दिए, प्रवेश द्वार के ऊपर एक कैमरा लगा दिया। चांस उसे पूरे समय देखता रहा, मानो कह रहा हो, तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन मेरे पास मेरी अपनी घड़ी भी है। बाद में जब शाम ढलने लगी, गली में फिर से एक और आकृति, इस बार करीब, और फिर खिड़की पर एक नर्म टैप टैप। कांच से एक अकेला पत्थर उछला। एथन ने अपना फोन उठाया और मार्कस को डायल किया। कोई बाहर है? मैं 2 मिनट की दूरी पर हूं, मार्कस ने कहा। इस बार चांस जोर से गुर्राया। एथन ने खिड़की को थोड़ा सा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह कुछ अप्रत्याशित लेकर आए। जेमी इस बार फिर से रंग से चित्र बना रहा था।
उसने एथन को चित्र दिखाया। यह एक घर था, चमकीला पीला नीला आसमान, सामने एक कुत्ता, एक लड़का पट्टा पकड़े हुए। एथन ने उसकी ओर देखा। क्या वे हम हैं? जेमी ने सिर हिलाया। क्या आप यहाँ रहना चाहते हैं? यदि आपके पास विकल्प होता तो जेमी ने संकोच नहीं किया। हाँ, भले ही बुरा आदमी आ जाए। लड़के ने चांस को देखा, फिर वापस एथन की ओर। वो मुझे नहीं पकड़ेगा, तुम्हारे और चांस के साथ नहीं। उस रात एथन को एक और नोट मिला और शहर के अंधेरे कोनों में कहीं कोई सही समय का इंतजार कर रहा था। लेकिन एथन भी ऐसा ही था और चांस भी। आधी रात के करीब आते ही शहर की धड़कनें धीमी हो गईं, लेकिन घड़ी की हर टिक के साथ एथन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो रसोई की मेज पर बैठा था और उसकी आंखों में कॉफी की ठंडी गंध आ रही थी। वो बाहर की मंद रोशनी से पड़ने वाली हर छाया को घूर रहा था। जेमी ऊपर की मंजिल पर सो रहा था, चांस की नरम खर्राटों से सुरक्षित, जो दरवाजे के पास सुरक्षापूर्वक मुड़ा हुआ था। लेकिन एथन जानता था कि खतरा अभी टला नहीं था। विंडशील्ड पर लिखे नोट ने सब कुछ बदल दिया था। यह अब सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह एक वादा था। अगर तुम उसे वापस नहीं दोगे तो मैं उसे ले जाऊंगा। एथन की उंगलियां मुट्ठियों में कस गईं। उसने मार्कस को बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन सुरक्षा अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया था, वे केवल सीमित सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। वे अज्ञात संसाधनों वाले एक छायादार दुश्मन के खिलाफ एक आदमी थे, और एथन एक साधारण आदमी था जिसकी नौकरी एक बच्चे की रक्षा करने की थी और एक कुत्ता जो सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार था। रात लंबी और ठंडी थी। एथन ने अपने लैपटॉप की टिमटिमाती स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और विक्टर हेल के बारे में वो सब कुछ खोज रहा था जो वह कर सकता था। लेकिन जितना वो गहराई में गया उतना ही कहानी के किनारे धुंधले होते गए। विक्टर सिर्फ एक खतरा नहीं था, वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा था। अचानक चांस खड़ा हो गया, उसके कान खड़े हो गए और शरीर अकड़ गया। एथन ने उसकी निगाह खिड़की की ओर देखी। हलचल, एक छाया गली से चुपचाप भूत की तरह फिसल रही थी। चांस ने धीमी आवाज में गुर्राहट की। एथन ने अपनी जैकेट और एक टॉर्च पकड़ ली। वो खतरे के दस्तक देने का इंतजार करने वाला नहीं था। जेमी यहीं रुको, उसने फुसफुसाया। जेमी ने चांस का कॉलर पकड़ते हुए सिर हिलाया। बाहर रात घनी थी और कोहरा आवाज और झुकी हुई रोशनी को दबा रहा था। एथन के कदम गूंजे, पैरों के निशान जंग लगे गेट के पास रुक गए। एथन ने कुंडी खींची, वो बंद था, लेकिन उस पार एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने जंग लगे सलाखों के बीच से झांका और एक छोटा सा आंगन देखा जो फेंके हुए फर्नीचर और बक्सों से अटा पड़ा था, और कोने में एक सेल फोन स्क्रीन की हल्की चमक। चांस ने कराह उठा। अचानक छाया से एक आवाज सुनाई दी, एथन। आवाज कमजोर लेकिन जानी पहचानी थी। बक्सों के ढेर के पीछे से एक आदमी अस्त व्यस्त, चोटिल आंखों से सावधान होकर आगे बढ़ा। ये सुरक्षा अधिकारी मार्कस ग्रांट था। एथन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं निशान के पीछे गया, मार्कस ने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगता है कि हेल्स ने यहाँ किसी को पकड़ रखा है। एथन के दिमाग में दौड़ चल गई। जेमी? मार्कस ने अपना सिर हिलाया। जेमी नहीं, कोई और। वो आदमी मंद रोशनी में चमकती आंखों से ठंडी और खतरनाक में कदम रखा। जेमी को खोजते हुए वो व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। एथन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे अकेला छोड़ दो, एथन ने डर के बावजूद स्थिर स्वर में कहा। हेल कठोर कड़वी आवाज में हंसा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे मुकाबला कर रहे हो। अचानक वो मार्कस की ओर झपटा। एथन ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए खुद को उनके बीच फेंक दिया। तेजी से और क्रूर संघर्ष छिड़ गया। चांस बुरी तरह भौंकने लगा और हेल के पिछले दांतों पर कूद पड़ा। हेल गुर्राया और अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकालते हुए कुत्ते को धक्का दिया। एथन की सांस अटक गई। भागो, मार्कस ने एथन को पीछे धकेलते हुए चिल्लाया, लेकिन एथन पास के एक पाइप को पकड़ते हुए अपनी जगह पर खड़ा रहा। लड़ाई हताशाजनक थी। चांस, आपको लगता है कि यह यहाँ समाप्त होता है? इससे पहले कि एथन या मार्कस प्रतिक्रिया कर पाते, हेल रात में छाया में गायब हो गया। सन्नाटा छा गया। चांस एथन के पास बैठा, जीभ लटकाए, पूंछ हिला रहा था। मार्कस हिल गया लेकिन सुरक्षित लग रहा था। एथन का फोन बज उठा। डाना का एक संदेश, पुलिस आ रही है, आप अकेले नहीं हैं। अपार्टमेंट के अंदर वापस एथन ने हर दरवाजे और खिड़की को बंद कर दिया। जेमी उसकी बाहों में दौड़ी और आंखें चौड़ी कर ली। क्या ये खत्म हो गया है? एथन ने उसे कसकर गले लगाया। अभी के लिए, वो फुसफुसाया। चांस सतर्क लेकिन शांत उनके पैरों के पास बैठ गया। एथन ने खिड़की से बाहर देखा और शांत सड़कों को देखा। वो एक बात निश्चित रूप से जानता था, ये केवल शुरुआत थी।
भोर की पहली रोशनी पर्दों से छनकर शांत अपार्टमेंट में एक पीली चमक बिखेर रही थी, लेकिन जब एथन ने सुरक्षित शांतिपूर्ण कमरे की ओर देखा तो उसे पता चल गया कि दुस्वप्न आखिरकार उनके पीछे था, या कम से कम ऐसा होना ही था। पुलिस कल रात देर से मार्कस के कॉल और एथन की रिपोर्ट का जवाब देने के लिए पहुंची थी। अधिकारियों ने पड़ोस की तलाशी ली, लेकिन विक्टर हेल गायब हो गया था और अपने पीछे केवल खाली धमकियां छोड़ गया था। अधिकारियों ने नजर रखने का वादा किया और खतरा पूरी तरह से टल जाने तक एथन और जेमी को एक सुरक्षात्मक दल सौंपा गया। फिर भी एथन जो कुछ हुआ था उसका बोझ नहीं उठा सका। पीछे बैठे बैठे उसने चांस को जेमी के पैरों के पास खींचते और सिकुड़ते हुए देखा। कुत्ते की कोमल आंखें उसकी वफादारी और शांत शक्ति से भरी हुई थीं। चांस इस कठिन समय में एक पालतू जानवर से कहीं बढ़कर था, एक संरक्षक, अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ। वो गलियों में बिना किसी हिचकिचाहट के खतरों का सामना करता था और अपनी भक्ति में कभी नहीं डगमगाता था। बाद में उस सुबह एथन को अपनी बहन डाना का फोन आया। तुम दोनों कैसे हो? उसने धीरे से पूछा। हम ठीक है, एथन ने जवाब दिया। उसकी आवाज स्थिर लेकिन थकी हुई थी। चांस अविश्वसनीय है, मुझे नहीं पता कि मैं उसके बिना क्या करता। डाना की आवाज नर्म हो गई। तुम दोनों हीरो हो, लेकिन आराम करना मत भूलना। आगे जो भी होगा उसके लिए आपको अपनी ताकत की जरूरत होगी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, एथन जेमी को पार्क में ले गया, जो हरी घास और खिलते फूलों के साथ एक छोटी सी धूप वाली जगह थी। जेमी खुलकर हंसते हुए आगे दौड़ी और चांस उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। एथन को सामान्यता की झलक लौटती हुई महसूस हुई। कई दिनों में पहली बार उसने खुद को डर की छाया के बिना सांस लेने की अनुमति दी। एक बेंच पर बैठे एथन ने उस यात्रा के बारे में सोचा जो उन्हें यहां लेकर आई थी। मदद के लिए एक हताश विनती, एक गली का कुत्ता जो दूर जाने से इनकार कर रहा था और एक पिता जो भारी बाधाओं के खिलाफ अपने बेटे की सुरक्षा के लिए लड़ने को तैयार है। उन्होंने अंधेरे का सामना किया और मजबूत होकर उभरे। उस शाम जब शहर की रोशनी जगी, एथन जेमी और चांस के साथ घिसे हुए सोफे पर बैठ उन्हें उम्मीद थी कि ये दूसरों को हर जीवन में मूल्य देखने के लिए प्रेरित करेगा, चाहे वो कितना भी छोटा, आवारा या अनदेखा क्यों ना हो। क्योंकि कभी कभी नायक अप्रत्याशित रूप में आते हैं। जैसे जैसे रात ढलती गई, एथन ने सितारों को देखा और एक शांत शांति महसूस की। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन इसने उन्हें बदल दिया था। जेमी की हंसी तेज थी, चांस की पूंछ अधिक स्वतंत्र रूप से हिल रही थी और एथन के दिल में फिर से उम्मीद जगी थी। वे एक साथ तूफान से बच गए थे। और जब चांस उसके बगल में सो रहा था, एथन को एक बात पक्की थी, भविष्य में चाहे जो भी हो, वे एक परिवार के रूप में उसका सामना करेंगे। साहस, प्यार और एक गली के कुत्ते के साथ जो कभी भागा नहीं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो कृपया इसे अंगूठा दें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो जानवरों की अच्छाई और संबंधों की शक्ति में विश्वास करता है। हम हर हफ्ते ऐसी कहानियां पोस्ट करते हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि एक आवारा कुत्ता भी एक अभिभावक देवदूत हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप अगली यात्रा कभी न चूकें। और अगर आपने कभी ऐसा कोई पल अनुभव किया है तो हमें टिप्पणियों में बताएं, हमें आपकी कहानी सुनना अच्छा लगेगा।